हेलो एवरीवन। और आज हम समरी करने जा रहे हैं ऑक्टेवियो पाज की स्पीच, जिसे बाद में ऐसे में कन्वर्ट कर दिया गया था पोइट्री एंड मॉडर्निटी की। इस स्पीच को ऑक्टेवियो पाज ने यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में डिलीवर किया था 18 से 20 अक्टूबर के बीच में 1989 में। तो अब हम इन तीनों दिनों के जो लेक्चर में उन्होंने कहा था उसे अब एक एक करके पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। शुरुआत में राइटर यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा को थैंक्स करते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें ये मौका दिया है कि वो अपनी बात को कह सकें। वो कहते हैं कि मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, ना ही एकेडमिकली उतना क्वालिफाइड हूँ कि मैं ये लेक्चर डिलीवर कर सकूँ, पर मेरा एक पोइट्री के प्रति पैशन है। आगे राइटर पोइट्री और मॉडर्निटी के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। वो कहते हैं कि आज का जो मॉडर्निटी मूवमेंट है वो पुराने लिटरेरी मूवमेंट से इंस्पायर है। वो बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा डिराइव्ड वर्ड हो चुका है क्योंकि जो आज मॉडर्न है वो कल एंटीक बन जाता है। मॉडर्निटी का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है और मॉडर्निटी का जो मूवमेंट है ये कब शुरू हुआ इसका मतलब भी लोगों के लिए अलग अलग ही है। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका की डिस्कवरी हुई थी तब से मॉडर्निटी शुरू हुई, कुछ कहते हैं रेनेसांस पीरियड से शुरू हुई, कुछ कहते हैं कि 17th सेंचुरी में शुरू हुई और आज के हिस्टोरियंस कहते हैं कि 18th सेंचुरी से मॉडर्निटी की मूवमेंट की जो है शुरुआत हुई है। मॉडर्निटी का जो की कैरेक्टर है वो है समाज में चेंज आना, और ये जो समाज में चेंज आता है वो क्रिटिसिज्म से आता है। अब बोला जाता है कि जो रेवोल्यूशन से मॉडर्निटी आई है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन या अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये तो खुद 18th सेंचुरी की फ़िलॉसफी से इंस्पायर्ड हैं। ऐसी फ़िलॉसफी जहाँ लोगों को चाहिए था कि सारे लोग रिच हों, एक यूटोपियन सोसाइटी हो जहाँ पर सोशल रिफॉर्म हो सके। राइटर कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं जो यूटोपियन सोसाइटी चाहते हैं, यही लोग होते हैं, ये रीज़न के यानी अच्छी चीज़ें लाने के एक्टिव ड्रीमर होते हैं, और यही लोग सोसाइटी को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। राइटर के अकॉर्डिंग जो परफेक्शन है वो हमेशा फ्यूचर में होता है, पास्ट में कभी नहीं। वो एक सिटी की तरह है जो हमेशा बनने के इंतज़ार में ही रहती है। राइटर के अकॉर्डिंग क्रिश्चियनिटी इटर्निटी को दिखाती है। जो क्रिश्चियनिटी में परफेक्शन है वो आफ्टर लाइफ में मिलता है। मॉडर्निटी की शुरुआत क्रिश्चियनिटी की क्रिटिसिज्म से शुरू हुई और इसी ने इटर्निटी को डिवैल्यू किया। लोगों को समझ आया कि जो परफेक्शन है वो हमें इस दुनिया में बनाना होगा, वो हमें कहीं बाद में नहीं मिलने वाला है। ऑक्टेवियो पाज अब टॉपिक को रोमांटिसिज्म और मॉडर्निटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वहाँ लेकर चले जाते हैं। रोमांटिसिज्म एज ऑफ क्रिटिसिज्म का ही चाइल्ड है और इसने आर्ट्स और सोसाइटी में चेंज लाया। रोमांटिसिज्म रेशनल क्रिटिसिज्म को क्रिटिक करता है क्योंकि रोमांटिसिज्म का जो यूटोपियन फ्यूचर है वो आज ही के प्यार वाले पल हैं, जबकि रेशनल क्रिटिसिज्म तो फ्यूचर में परफेक्शन ढूंढता है। मॉडर्निटी के जो क्रिटिक हैं वो रोमांटिसिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं और रोमांटिसिज्म ही मॉडर्निटी को इंसल्ट करता है। पर फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। दोनों में ही एनालॉजी और आयरनी बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है। एनालॉजी से यहाँ मतलब है कि यूनिवर्स को एक करस्पॉन्डेंसेस के यानी कि एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले सिस्टम के रूप में देखना, और ये कॉन्सेप्ट पहले रोमांटिक्स लाए थे और आजकल के जो मॉडर्न राइटर हैं जैसे कि W.B. ईट्स वो भी इससे फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ जो आयरनी है वो किंगडम ऑफ इमेजिनेशन का क्रिटिक है। आयरनी अंत में इवेंचुअल डेथ के बारे में फोकस करता है जो कि मॉडर्न पोइट्री में काफ़ी अहम है। मॉडर्न पोइट्री आयरनी और एनालॉजी पर ही तो डिपेंड करती है। और यहाँ ख़त्म हो जाता है लेक्चर 1। अब लेक्चर 2 की शुरुआत होती है और राइटर मॉडर्निटी के बर्थ पर बात करना शुरू करता है। मॉडर्न एज की शुरुआत में ही सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा अपहीवल आया और बहुत बड़ा चेंज हुआ, जिसकी वजह से एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया और यही क्राइसिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बदला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मार्क्सिज्म और ऐसे ही कई सारी आइडियोलॉजी आ गई
और काफ़ी कंट्रीज इवन जिनमें डेमोक्रेसी भी है, वहाँ पर ऐसा सिस्टम आ गया कि एक ही व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा पावर है। और यही क्राइसिस इवेंचुअली क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस बन गया। इन्हीं की वजह से हमारी सोसाइटी में जितनी भी सोशल इंस्टीट्यूशन रही हैं उनका क्रिटिसिज्म होने लगा, जैसे कि मेल डोमिनेशंस का, स्कूल्स का, चर्चेस का, सेक्सुअल मोरालिटी का। लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए और उन्हें अपना वायलेंट पास्ट रियलाइज़ होने लगा। इसी के साथ रोज़ रोज़ नई साइंटिफिक डिस्कवरीज भी हो रही थी। अब पास आगे कहते हैं कि आर्ट और लिटरेचर दोनों रियलिटी की ही रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा ही काम लगता है। पर 19th सेंचुरी में तो रियलिटी खुद ही गिर गई और इस वजह से लिटरेचर काफ़ी चेंज हो गया। जो नए पोइट्स आए उन्होंने सिंबलिज्म को रिप्लेस कर दिया शार्प और ब्रूटल वर्ड्स से। पोइट्स अपनी बात डायरेक्ट कहने लगे। पोइट्स दो पोइट्रीज को कंपेयर भी करते हैं। वो एक वुडेलैयर की पोइट्री लेते हैं और एक मॉडर्न पोइट की। दोनों ही एक सिटी और उसकी प्रॉब्लम्स पर बात कर रहे होते हैं, पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। पास कहते हैं कि आज के समय में भी जो लोगों के एडवेंचर है वो सेम है और पोइट्री भी सेम ही है, पर जो स्पीकर है वो बदल गया है। पास्ट में स्पीकर एक हीरो था जो कि मॉन्स्टर्स से भरे जंगल में था। आज का स्पीकर एक लोनर है और वो और लोनर्स के क्राउड में है। और टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से भी काफ़ी अंतर आ गया है पोइट्रीज़ में। पुराने राइटर हॉर्स के बारे में लिखते थे और फिर शिप्स के ऊपर लिखा जाने लगा, और फिर राइटर ट्रेन्स के बारे में लिखने लगे, फिर कार्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में, और अब सबमरीन के बारे में। काफ़ी सारी सिविलाइजेशंस के वर्क्स के बारे में भी पता चला और उनकी जो रियलिटी का विज़न है वो भी, जिसकी वजह से आर्ट पर काफ़ी असर पड़ा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा भी हमेशा से होता आ रहा है। जब अमेरिका डिस्कवर हुआ था तब भी काफ़ी अंतर आया था। उसी तरह जब पोइट्स को ओरिएंटल कल्चर पता चला तब भी आया था। अब मॉडर्न एरा में राइटर्स ने सारे ट्रेडिशनल रूल्स को डिस्कार्ड कर दिया है। अब सारे राइटर अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ों को सीखकर नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। पास का कहना है कि ये गोल्डन सेक्शन का अंत दर्शाता है। इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से न्यू आर्ट्स फॉर्म आ गए। अब आर्टिस्ट अपनी आर्ट में मोशन दिखाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि फोटोग्राफी आने के बाद उन्हें भी कुछ अलग करके दिखाना था। सिनेमा आया, फोटोग्राफी आई और नए नए एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। आर्ट में एक मूवमेंट आया था, साइमल्टेनिज्म, यानी कि एक ही पेंटिंग में एक ही चीज़ के अलग अलग साइड्स को दिखाना है। यानी कि अगर एग्जाम्पल के लिए एक बॉटल दिखा रहे हैं तो वो बॉटल के ही अलग अलग साइड्स को दिखाएंगे उस पेंटिंग में। राइटर कहते हैं कि जो पेंटिंग होती है वो विजुअल आर्ट होती है, उसमें स्पेसेस दिखाए जाते हैं, यानी कि जगहें दिखाई जाती हैं, अलग अलग जगहों को दिखाया जाता है। जबकि म्यूज़िक एंड पोइट्री टेम्परल आर्ट्स है, उसमें साउंड एक दूसरे को फॉलो करते हैं। हालांकि म्यूज़िक में और पोइट्री में भी एक अंतर है। म्यूज़िक में एक हार्मनी का कॉन्सेप्ट है जो कि पोइट्री को रियून कर देगा। अब पोइट्स आर्टिस्ट के साइमल्टेनिज्म के मूवमेंट से इंस्पायर्ड हो गए, पर क्योंकि दोनों ही फॉर्म्स आर्ट एंड पोइट्री बहुत ही डिफरेंट होते हैं तो उन्हें कभी परेशानी आई कि पोइट्री में साइमल्टेनिज्म कैसे लाए। और उसके बाद डेवलप हुए मोन्टाज और फ्लैशबैक के कॉन्सेप्ट, और इसने पोइट्री जो कि लीनियर होती थी उसकी लीनियरनेस को शैटर्ड कर दिया। राइटर्स ने तो पोइट्री में कनेक्टिंग सेंटेंसेस और ऐसे वर्ड्स जिनसे सेंटेंस कनेक्ट होते हैं उन्हें यूज़ करना भी बंद कर दिया, ताकि वो पोइट्री में भी साइमल्टेनिज्म की भावना को ला सके। ये पहले फ्रांस में शुरू हुआ था और काफ़ी सारे पोइट्स ने इसे अपना लिया। अब कुछ सालों बाद, काफ़ी सालों बाद, पाउंड और एलियट जैसे राइटर ने इसे देखा और अपना लिया। पाउंड ने कहा कि ये लिखने का तरीका तो उन्हें, जिन राइटर्स को उन्होंने पढ़ा है, कुछ राइटर्स को, उनसे आया है, और उन्होंने जो चाइनीज़ पोइट्रीज को ट्रांसलेट किया है उससे आया है। पर ऑक्टेवियो पाज इस बात को नहीं मानते और वो कहते हैं कि पाउंड के कैंटोस और एलियट के द वेस्टलैंड फ्रेंच पोइट्स से इंस्पायर्ड है। साइमल्टेनिज्म और सररियलिज्म
रोमांटिसिज्म के एनोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट से ही आए हैं पोइट्री में। रोमांटिसिज्म की जितनी भी ग्रेट थिंग्स थी सररियलिज्म वालों ने सारी अपना ली। साइमल्टेनिज्म और सररियलिज्म दोनों ने ही रोमांटिसिज्म का कोर यूज किया है, जो है यूनिवर्सल करस्पॉन्डेंसेस का विजन एंड कॉन्शियसनेस ऑफ डेथ का कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये दोनों अर्ली मॉडर्न मूवमेंट्स हैं, यानी कि मॉडर्निटी अंततः हम कह सकते हैं कि मॉडर्निटी की नेगेशन पर ही बेस्ड है। लेक्चर 2 यहीं ख़त्म होता है, अब लेक्चर 3 शुरू होता है। लेक्चर 3 की शुरुआत में पास कहते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसे ख़त्म होगी, इसके आइडियाज़ बढ़ते जा रहे हैं। मॉडर्निटी पोइट्री की शुरुआत में फ्यूचर एक प्रॉमिस लैंड था, पर अब समय के साथ वो आइडिया डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग अब श्योर नहीं हैं कि आगे आ ही क्या सकता है। जैसे कोई फैमीन आ सकती है, या कोई न्यूक्लियर अटैक हो सकता है जिसमें हम मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही हम न्यूक्लियर पावर से डर गए हैं, पर जैसे इंसान हैं हम कितने और वक्त तक ही डरे रहेंगे और मान लेते हैं कि हमने उसे अवॉइड कर दिया। एटॉमिक वेपन्स का एग्जिस्टेंस ही अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारे वर्ल्ड के प्रोग्रेस का जो आइडिया है वो ख़त्म हो चुका है। मॉडर्निटी और प्रोग्रेस का जो सन है वो अब बिना किसी होप के ढल चुका है। क्रिटिक नोट कर रहे हैं कि हिस्ट्री का नया पीरियड शुरू हो चुका है, पोस्ट मॉडर्न एरा, जो कि मॉडर्निज्म के आइडिया से ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। पास कहते हैं कि आप जिस एज में रह रहे हैं उस एज का नाम आपको नहीं पता चल सकता, और खुद को पोस्ट मॉडर्न कहना बिल्कुल वैलिड नहीं है। मतलब मॉडर्न एरा में मॉडर्न लोग थे और हम उनसे भी ज़्यादा मॉडर्न हैं। क्या मतलब है इस बात का? ये कॉन्सेप्ट लीनियर प्रोग्रेस टाइम का प्रिजनर बन चुका है, यानी कि समय धीमे धीमे बढ़ रहा है और एक ही दिशा में बढ़ रहा है, इस कॉन्सेप्ट का प्रिजनर है। अगर बात की जाए तो मॉडर्निज्म स्पेन का पहला लिटरेरी मूवमेंट था, यानी कि स्पेन में तो मॉडर्निटी कंटेम्प्रेरी लिटरेचर हो गया। यूरोप में जो मॉडर्निटी की वेरियस थीम्स थी वो हमेशा से रहे हैं, बट उन्हें एक इक्वली फालतू वर्ड दिया गया है, विच इज़ एवेंट-गार्ड। पास कहते हैं कि कोई ऐसा मूवमेंट जो केवल इंग्लिश भाषा में हुआ है उसे मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म नाम देना एक कल्चरल एरोगेंस को शो करता है। अब पास अपना लेक्चर कंक्लूड करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि जो एंशिएंट लोगों की होप थी गार्डन ऑफ ईडन के साथ चली गई, और जो मॉडर्न्स के लिए प्रॉमिस लैंड था, जो होप थी, वो फ्यूचर में ही रह गया। पर पोइट्स और आर्टिस्ट हमेशा प्रेजेंट में रहे हैं डेथ एंड लाइफ के साथ। मैन एंड वुमेन को ही मोरालिटी कंडक्ट करनी होगी, और प्रेजेंट में पॉलिटिक्स और पोइटिक्स को दोनों को उन्हें ही कंस्ट्रक्ट करना होगा। पोइट्री तो एक प्रेजेंट का विजन है जो कि हमेशा सेम रहती है। पोइट्री एक प्योर टाइप है जिसे मीज़र नहीं किया जा सकता, यानी कि लीनियर प्रोग्रेसिव टाइम जैसी नहीं है। पोइट्री तो अपने आप में ही एंडलेसली पास होती रहती है, अभी भी हो रही है और होती रहेगी। पास कहते हैं कि आज की पोइट्री ने डिफरेंट ट्रेडिशंस के कन्वर्जेंस की आर्ट को जन्म दिया है, यानी कि अलग अलग ट्रेडिशंस के मिक्स होने की आर्ट को। ना शुरू होती है वो कभी, ना वापस आती है, वो अपने आप में ही रीबिगिन होती रहती है और बिना बिगिन हुए बिगिन होती रहती है और डिफरेंट पीरियड्स के टाइम से आती है। ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वही रिकॉन्सिलेशन की पोइट्री है, एक ऐसे प्रेजेंट में जिसमें कोई डेट्स नहीं है। यानी कि जो आज की पोइट्री है वो अलग अलग कल्चर्स से आती है, अलग अलग देशों से, अलग अलग टाइम पीरियड से आती है। उसमें कोई एक नियम नहीं चलता कि इसमें यही नियम चलेंगे, उसी एरा जैसे नियम चलेंगे। जैसे मान लीजिए पुराने ज़माने में कोई एक पीरियड होता था, उसके राइटर सेम तरीके की चीज़ें लिखते थे। आजकल ऐसा नहीं है, ये अलग अलग एराज और एजेस और कल्चर्स को शो करती है। यहीं पर ये स्पीच, जिसे ऐसे के रूप में बाद में पब्लिश किया गया था, ख़त्म होती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फेवरेट लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी जो क्वेरीज और सजेशंस हैं आप उन्हें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।